नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 18 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, एसएससी, बैंक, डिफेंस, रेलवे एंड ऑल अदर सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हमारे जो सोर्स रहेंगे वो पीआईबी, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे कई सारे सोर्सेज से हम ये करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये कि हम इस वीडियो के एंड में कुछ जो एमसीक्यूज है उसे भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप एमसीक्यूज के सही आंसर दे सके। आज का जो हमें सबसे पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है नम्मा यात्री। अब नम्मा यात्री है क्या और ये किस सिलेबस में जाएगा? नम्मा यात्री जो है ये इकोनॉमी या गवर्नेंस में आपको आ सकता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि रिसेंटली नम्मा यात्री जो है वो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है विथ 10,000 ऑटो ड्राइवर्स। जो ऑटो ड्राइवर्स है उनके साथ ये लॉन्च किया गया है नम्मा यात्री। तो नम्मा यात्री है क्या ये आपको पता चल जाएगा, पर आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि एक मोबाइल की एप्लीकेशन है, ये एक ऐप है मोबाइल की। इसकी अगर बात करें नम्मा यात्री की तो इसे 2020 में ही लॉन्च किया गया था, बट इसको कोची में जब लॉन्च किया था तो इसका नाम सिर्फ यात्री था। तो 2020 में यात्री नाम से डाउनलोड किया गया था और ये नम्मा यात्री जो ये फर्स्ट ओपन नेटवर्क मोबिलिटी एप्लीकेशन है, मोबाइल पे रहने वाला एक ओपन नेटवर्क एप्लीकेशन है। और इसको बिल्ड करने के पीछे आइडिया ये है कि मल्टी मॉडल सर्विसेज जो है वो मिल जाए। जो भी हम कहेंगे कि कम्यूटर्स हैं उनको, कम्यूटर्स यानी हम कह सकते हैं यात्री, जो भी यात्री लोग हैं उनको एक तरह से मोबाइल में ही कुछ सर्विसेज प्रोवाइड हो जाए, इसलिए ऐप लॉन्च की गई है। और इसमें कोई भी मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है, आप डायरेक्टली जो भी ऑटो ड्राइवर है उन्हीं से यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया ओपन नेटवर्क। तो ये ओपन नेटवर्क होता क्या है? ओपन नेटवर्क मोबिलिटी है ना। तो ओपन नेटवर्क मोबिलिटी होता क्या है? तो ओपन मोबिलिटी यानी कि ये ओपन नेटवर्क होता है। ओपन नेटवर्क यानी जिसमें कोई भी देख सकता है। तो जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चाहे ऑटो रहे, रिक्शा रहे, कोई ऑटो रिक्शा या फिर हम कहेंगे कि कैब रहे, जो भी रहे, वो लोग डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी यात्री यानी किसी भी कम्यूटर्स को। पहले क्या होता था कि पहले उन्हें कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहना पड़ता था। कोई ऑर्गेनाइजेशन कहिए या फिर कोई कंपनी कहिए, ये कंपनी जो है, जैसे आप जानते हो कि कोई कैब प्रोवाइड करने वाली कंपनी है XYZ, जैसे मैं उनका नाम नहीं ले सकता है, हाँ, तो कोई कंपनी से उन पे पहले डिपेंड रहना पड़ता था, वो कंपनी के थ्रू आपको कांटेक्ट होता था। अब आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने यात्रियों को। ऐसी एक ऐप है नम्मा यात्री ऐप। तो ऑटो रिक्शा जो है आर फर्स्ट, हम कहेंगे, ऑफ द मेनी सर्विस प्रोवाइडर टू ज्वाइन दिस मोबिलिटी नेटवर्क। तो सबसे पहले जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स है उन्होंने इसे ज्वाइन किया है कि वो डायरेक्टली यात्रियों से कनेक्ट हो सके। तो कोई भी ऑटो ड्राइवर जो होता है कंप्लीट कर सकता है केवाईसी वेरिफिकेशन और स्टार्ट कर सकता है नम्मा यात्री यूज करना। जो उबर ड्राइवर्स होते हैं दे आर टू बी कंसिडर्ड वर्कर्स एंड नॉट फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्टर्स। आप देखोगे तो यूके सुप्रीम को यानी हम कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा है कि जो भी उबर ड्राइवर्स होते हैं वो एक तरह से वर्कर ही माने जाएंगे। जो उबर के साथ काम कर रहे हैं वो फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं होते। अगर आपके पास आपकी खुद की ऐसा कोई ओपन नेटवर्क ऐप है तो उसके थ्रू आप यहाँ पे फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, जिसमें आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना, किसी ऐप, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड नहीं रहना, किसी कंपनी पे डिपेंड नहीं रहना। आप डायरेक्टली जो यात्री है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कम्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन होती है ये कॉमन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स पे बनाई गई है, जिसको डिफाइन करता है ONDC। और इसको बिल्ड किया गया है बेकन प्रोटोकॉल जो होता है उस पर, यानी एक ओपन सोर्स है। ये ओपन सोर्स यानी इस पर कोई भी कनेक्ट हो सकता है इजीली, ये आपको यहाँ पे पता चलता है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ये ONDC क्या है, तो ONDC हम कह सकते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स करके है। ये एक इनिशिएटिव है जिससे ओपन नेटवर्क जो होता है उसे प्रमोट किया जाता है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये ऐसा इसका फुल फॉर्म है। तो हम कहेंगे ये जो कॉमन ओपन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स जो है वो आपको अलाउ करते हैं कि आप डायरेक्टली जो भी नेटवर्क स्टैंडर्ड्स है उसके चलते आप डायरेक्टली अपनी राइड्स ऑफर कर सकते हैं। जो भी आपके यात्री है या जो भी कम्यूटर्स है उनको आप डायरेक्टली ये ऑफर कर सकते हैं। तो नम्मा यात्री जो है ये फैमिली ऑफ एप्स है। करंटली ये ऑपरेट हो रहा है 7 सिटीज़ में ONDC नेटवर्क्स में। तो हम 7 शहरों में ये अभी चल रहा है। इट वॉज बैक्ड बाय जसपे जो ये पेमेंट के लिए यहाँ पे उसके लिए काम कर रहा है। एंड इट सर्व्स ओवर 1.7 लाख ड्राइवर्स इसके अंडर आ रहे हैं। ओवर 40 लाख कस्टमर्स इससे जुड़े हुए हैं। ऐप जो होता है ऐसा क्लेम करता है कि जो ड्राइवर्स है दे हैव अर्न 350 करोड़ कमीशन फ्री टिल डेट। अब तक जितने भी ड्राइवर्स हैं उन सबकी अगर इनकम देखी जाए तो उन्होंने 350 करोड़ जो है ये यहाँ पे अर्न कर लिए। और पहले जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते थे जैसे उबर और ये सब हो गया तो उन्हें कोई कमीशन देनी पड़ती थी, बट उन्हें को अभी कोई कमीशन नहीं देनी पड़ेगी। तो जो ऐप होती है ये आपको चार्ज करता है कुछ सब्सक्रिप्शन फी, जो कि
बहुत नहीं के बराबर है एक ड्राइवर को, जो कि 25 रुपये पर डे है, और इससे आप अनलिमिटेड ट्रिप्स कर सकते हैं, और या फिर हम कहेंगे 3.5 पर ट्रिप आपका यहाँ पे जो भी है डिडक्ट होता है। तो बहुत ही कम है यहाँ पे, तो बहुत बड़ा कमीशन नहीं कहेंगे, ये सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन है इस ऐप का। तो इस ऐप के चलते बहुत इजीली सब कुछ हो सकता है नम्मा यात्री ऐप के चलते। तो इजी हो जाएगा ये जो भी हमारे यात्री है या कम्यूटर्स है और जो भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स है उन सब के लिए। और ये जो करंट अफेयर इसका सोर्स रहा है बिजनेस लाइन। तो ये हमारा आज का पहला करंट अफेयर रहा। सो चलिए दूसरे करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। दूसरा करंट अफेयर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान स्कीम जिसे कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स का जो सिलेबस है वहां से आता है। गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिसेंटली जो डेटा है उससे ये देखने मिल रहा है कि हर फोर्थ बेनिफिशियरी जो है वो ऐड होते जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में। हर चौथा किसान इसमें ऐड हो रहा है, यानी हम कहेंगे कि बहुत सारे जो भी बेनिफिशियरी है उनको यहाँ पे जगह मिल रही है। बट मेन बात यह है कि जो चौथा बेनिफिशियरी यानी 4 बेनिफिशियरी के पीछे एक वुमेन है, यानी वुमेन को यहाँ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। 4 में से एक वुमेन है जो इसकी बेनिफिशियरी रही है। बैकग्राउंड अगर यहाँ पे देखें तो न्यू बेनिफिशियरी वेर एडेड टू द स्कीम अंडर विकसित भारत संकल्प यात्रा VBSY। तो ये सेंटर गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे अवेयरनेस बढ़ाया जाएगा ये स्कीम्स के ऊपर। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है क्या, ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ही आती है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम कहेंगे जो भी फाइनेंशियल नीड्स है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की, जो भी छोटे मोटे फार्मर्स है उनकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स है उसको यहाँ पे पूरा किया जाएगा, उनको यहाँ कहीं ना कहीं फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और हम यही कहेंगे कि इससे रूरल कंजम्पशन जो है ये भी बूस्ट होगा, तो अच्छे से आपकी खेती होगी, अच्छे से प्रोडक्शन आएंगे, और गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स है वो भी यहाँ पे बढ़ाए जा रहे हैं। यानी डबलिंग फार्मर्स इनकम, फार्मर की इनकम 2022 तक डबल करने की इसके थ्रू कोशिश की गई थी, जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि अब वुमेन भी इससे जुड़ने लगी है। 4 में से एक वुमेन यहाँ पे देखने मिल रही है 4 बेनिफिशियरीज में से। अब इसके साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। पीएम किसान जो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होती है। ये ऑपरेशनल है हम कहेंगे कि दिसंबर 2018 से, और ये जो स्कीम है इसमें इनकम सपोर्ट मिलता है 6000 पर ईयर। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये पैसे पे किए जाते हैं, 6000 रुपये, जो कि हम कहेंगे कि ये प्रोवाइड किया जाता है लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ को। जो भी फार्मर की फैमिलीज़ है जिनके कोई लैंड है उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ फैमिली का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ फैमिली यानी हस्बैंड, वाइफ और माइनर चाइल्ड, ये 3 लोग इसमें आ जाते हैं एक फैमिली के डेफिनेशन में। तो इन सबको ये जो 6000 पर ईयर है वो मिलके यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आइडेंटिफाई करेगी कि फार्मर फैमिली इसके लिए कौन सी एलिजिबल है स्कीम के गाइडलाइंस देख के। तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी जो है ये इस पे फैसले ले सकती है कि किसको ये स्कीम्स मिलनी चाहिए। फंड जो होता है डायरेक्टली ट्रांसफर होगा बैंक अकाउंट में बेनिफिशियरीज के, तो ये आपको हाथ में नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली आपका जो बैंक अकाउंट है उससे लिंक होगा और उसमें ये ट्रांसफर होते जाएंगे 6000 पर ईयर। तो ये आपको यहाँ पता चलता है। स्कीम का एक्सक्लूजन, अब अगर हम स्कीम की बात करें तो इसमें कौन लोग एक्सक्लूड किए गए हैं, तो कुछ कैटेगरीज है बेनिफिशियरीज जो हैं, यानी हायर इनकम स्टेटस जिनका है वो एलिजिबल नहीं है कोई भी बेनिफिट्स में स्कीम के अंडर। तो कौन लोग एक्सक्लूड किए गए, जितने भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स है। देखिए सिर्फ फैमिली लैंड होल्डर्स के लिए है जो अपने परिवार को लेके कोई ज़मीन है उनकी खेती कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ से वो कुछ किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कुछ हो रहा है। ऐसे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स के लिए नहीं, कोई बहुत बड़ी कंपनी है या जो कुछ है उनको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर वो कोई खेती करते हैं। तो फार्मर फैमिली जो होती है विच बिलोंग टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी हम कहेंगे कि एक तो फॉर्मर या प्रेजेंट होल्डर होना चाहिए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर ऐसा होता है तो उसको ये नहीं मिलेगी। यानी जो भी किसान बना है और वो कहीं पे किसी टाइम पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई अगर पोस्ट है वो होल्ड कर रहा था या अभी कर रहा है तो उसको, यानी गवर्नमेंट में है तो या मेनली कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई पोस्ट होल्ड कर रहा है तो उसको इसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। दूसरा, वो मिनिस्टर है या मिनिस्टर था, स्टेट का हो या फिर हम कहेंगे कि मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा या एमएलए था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर हम कहेंगे कि एमएलसी था मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल था, या फिर
कहीं मेयर था या मेयर है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हम जिसे कहते हैं, या फिर चेयरपर्सन है किसी डिस्ट्रिक्ट पंचायत का, या फिर पहले भी था, तो ये सब लोगों को इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। उसके अलावा जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में, ऑफिस में, डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे थे, या फिर हम कहेंगे स्टेट जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस चलाता है उसमें काम कर रहे थे, या उससे अटैच्ड ऑफिस या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के अंडर जो काम कर रहे थे, या लोकल बॉडीज के कोई एम्प्लॉयज थे जो मल्टीटास्किंग स्टाफ, क्लास 4 या फिर हम कहेंगे ग्रुप डी एम्प्लॉयज, इन सबको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जितने भी ऑल सुपर एन्युएटेड या रिटायर्ड पेंशनर, जिन्होंने हम कहेंगे जो रिटायर हो चुके हैं या फिर जिन्होंने अपना जो भी है रिटायरमेंट खुद से ले लिया है, पहले ही जॉब छोड़ दिया हो, और जिनकी मंथली पेंशन 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है, उनको भी ये नहीं दिया जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ को यहाँ पे मिल जाएगा, उनको एक्सक्लूड किया गया है। क्लास 4 वालों को भी मिल जाएगा, ग्रुप डी वालों को भी मिल जाएगा, अगर वो 10,000 से ज़्यादा भी अर्न करते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे पता चलता है। जितने भी पर्सन हैं हु पेड इनकम टैक्स इन लास्ट असेसमेंट ईयर, तो जिन्होंने इनकम टैक्स पे किया, यानी आपको पता है कि इनकम की एक लिमिट है, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स लगते हैं, तो जो वो लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स पे किया उनको भी इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे प्रोफेशनल है, कुछ डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीए कहिए, आर्किटेक्ट्स कहिए, इन सबको भी इसका कोई भी लाभ या कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये है स्कीम के एक्सक्लूजन। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से याद रखेगा जो जो एक्सक्लूजन मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल जाता है, वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी और इनपुट्स जो है उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। इससे रूरल कंजम्पशन बढ़ सकता है, बहुत अच्छी बात है। जो भी गाँव में मिलने वाली चीज़ें वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। एंड कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स भी हैं जिससे सोशल प्रोटेक्शन होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगा, यानी आपको गवर्नमेंट से कैश ट्रांसफर हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपकी गरीबी भी इससे दूर हो सकती है। इस तरह की काफ़ी सारे बेनिफिट इससे आपको मिल सकते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो ये हमारा दूसरा करंट अफेयर रहा जिसमें हमने पढ़ा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान स्कीम, और इसका जो सोर्स रहा है वो है इंडियन एक्सप्रेस। तो चलिए हमारे अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। इसका सिलेबस जो है वो इकोनॉमी से है, ये करंट अफेयर। तो इकोनॉमी का एक बहुत ही हम कहेंगे कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखा जाता है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होते हैं वो उनका जो सर्वे हुआ है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो ग्लोबल इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो बहुत कमज़ोर होने वाली है, 2024 में वो बहुत वीक होने वाली है। बैकग्राउंड अगर देखा गया है तो जैसे कि टॉप लीडर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड वो यहाँ पे एक बार मिले, एक एनुअल उनका कांग्रेगेशन हुआ, और कांग्रेगेशन में यहाँ पे देखा गया कि जो सर्वे हुआ है चीफ इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने फोरकास्ट किया है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है 2024 में वो बहुत वीक होने वाली है। तो ये बहुत बड़े टेंशन की बात है। तो ये WEF है क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या, ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये जो WEF है जिसको हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, 1971 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। इसका मिशन यही है कि जो भी वर्ल्ड की सिचुएशन है उसको सुधारना, इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारना, जैसे कि बिजनेस में एंगेज करा के, या फिर पॉलिटिकल एकेडमिक चीज़ों में, या फिर जो लीडर्स है सोसाइटी के, या फिर जो भी हम रीजनल या इंडस्ट्री के एजेंडाज हैं वो सब यहाँ पे उसके ऊपर वर्क करना, ये सब इसका मिशन होता है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, ये हमेशा इसके लिए काम करता है कि भाई इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की अच्छे से चले। ये एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और हम कहेंगे नॉट टाइड, ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी इसका इंटरेस्ट नहीं है। इसका जो भी रहेगा वो एक ही है कि इकोनॉमी को किस तरह से ठीक रखा जाए। तो इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर काम नहीं करता है, पार्शियल ये काम नहीं करता है। ये जो फोरम होता है ये आपको सबसे पहले तो डेमोन्स्ट्रेट कराता है एंटरप्रेन्योरशिप इन द ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट। तो वही है कि भाई देखो जो भी बिजनेसमैन है या फिर जो भी है वो किस तरह से होने चाहिए, ये सब चीज़ें भी वो बताता है। तो जो भी स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस है उसको ख्याल में रखते हुए वो काम करता है, कोई भी स्टैंडर्ड्स को वो तोड़ता नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ग्लोबल, इम्पार्शियल और नॉट फॉर प्रॉफिट प्लेटफॉर्म है जो कि स्टेक होल्डर के बीच में हम कहेंगे और हम कहेंगे कि बाकी लोगों के बीच में एक तरह से
कॉपरेशन बनाता है, प्रोग्रेस कैसे कराना ये बताता है। जैसे अभी हम कहेंगे जो लोग हैं वो भी इसमें स्टेक होल्डर हो गए, उनका भी हिस्सा है कहीं ना कहीं इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में जो जो लोगों का हिस्सा है उन सब के बीच में ये कॉपरेशन या कनेक्शन भी बनाता है। फोरम अगर देखें तो पॉलिटिकल, बिजनेस और कल्चरल और बाकी सोसाइटी के भी चीज़ों पे ध्यान रखता है जो कि इकोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमेशा अपने इकोनॉमी का ख्याल रखने की कोशिश करता है ग्लोबल लेवल पे। अब इसकी वर्किंग कैसे चलती है ये हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। वर्किंग की अगर बात करें तो फोरम जो होती है इसकी 4 एनुअल मीटिंग्स होती है। 4 एनुअल मीटिंग्स की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि पहली जो है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग, जो कि डावोस क्लोस्टर्स में हुई थी स्विट्जरलैंड में। और हम कहेंगे इसमें यह बताया गया था कि ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपके रीजन में या फिर इंडस्ट्री के एजेंडाज क्या होने चाहिए आपके साल के स्टार्टिंग में, ताकि सब अच्छे से चले। दूसरी जो मीटिंग होती है ये हम कहेंगे एनुअल मीटिंग ऑफ न्यू चैंपियंस है। तो ये फोरम जो है उसकी एक एनुअल मीटिंग होती है, साल में एक बार ये मीटिंग होती है जिसमें इनोवेशंस, नई नई चीज़ें कौन सी आनी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी चाहिए, ये यहाँ बताया जाएगा। और ये होगा चाइना में। उसके बाद थर्ड एनुअल मीटिंग होगी ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल की, और आपको ये बता दूं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगी। और यहाँ पे वही है कि जो नॉलेज कम्युनिटी है उनको बुलाया जाएगा और उनसे कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो लिया जाएगा कि किस तरह से इकोनॉमी को अच्छे से रखा जाए। और चौथी जो मीटिंग होगी ये इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी मीटिंग होगी। और आपको ये बता दूं कि इसमें इंडस्ट्री के जितने भी स्ट्रेटेजी ऑफिसर्स होते हैं इन सब ये सब लोग साथ में आएंगे और एक एजेंडा बनाएंगे और ये देखेंगे कि इंडस्ट्री जो होती है वो किस तरह से शिफ्ट हो सकती है और उनमें क्या चेंजेस आ सकता है, नई दिशा में उसको किस तरह से लेके जाया जा सकता है। तो इस तरह से इसकी 4 मीटिंग साल में होती है हर बार। तो दूसरा हम कहेंगे कि इन एडिशन रीजनल मीटिंग्स और नेशनल स्ट्रेटेजीज तो बनाई जाती है। रीजनल मीटिंग्स होती है कि हर रीजन के लिए सोचने के लिए, या फिर नेशनल स्ट्रेटेजी होती है जो कि आपके देश के लिए एक स्ट्रेटेजी पे फोकस्ड रहते हैं कि आपके कंट्री वाइज क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। ये भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये काफ़ी काम की चीज़ हमें पता चलती है। ये जो है कुछ रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करता है, या फिर इनमें से कोई एक रिपोर्ट का नाम दे देंगे और आपको पूछेंगे कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो पहली रिपोर्ट जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, दूसरा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तीसरा है ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, चौथा है अलॉन्ग विथ इनसेड हम कहेंगे एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इसकी एक रिपोर्ट होती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल टूरिज्म रिपोर्ट। ये सब रिपोर्ट्स वो लाते हैं। ये मेजर रिपोर्ट्स है जो पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने जो कि गेस किया है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया या उन्होंने बताया है कि इस बार जो है वो इकोनॉमी थोड़ी वीक होने वाली है, ग्लोबल इकोनॉमी 2024 में। ये करंट अफेयर का जो सोर्स है वो है इंडियन एक्सप्रेस। के बाद जो हमें अगला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है फाइनेंस कमीशन, और ये आ सकता है आपको पॉलिटी में। इस पर क्वेश्चन बनेगा पॉलिटी में। रिसेंटली जो कैबिनेट होता है उन्होंने अप्रूव किया है, कुछ पोस्ट बनाई जाएगी 16th फाइनेंस कमीशन के लिए। तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसके चेयरमैन है नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अप्रूव किया है कि 3 पोस्ट बनाई जाएगी जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे। 2 पोस्ट जो होगी वो जॉइंट सेक्रेटरी की होगी और 1 पोस्ट होगी इकोनॉमिक एडवाइजर की। 16th फाइनेंस कमीशन के लिए पोस्ट बनाई जा रही है। और आपको बता दूं कि आर्टिकल 280 में ये फाइनेंस कमीशन दिया है, इसके परस्यूएंस में ये सब किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के। और ये नोटिफिकेशन जो है 31 दिसंबर 2023 को आया था। तो इसके चलते यहाँ पे 3 पोस्ट बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम फाइनेंस कमीशन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अबाउट फाइनेंस कमीशन अगर हम देखें तो आपको ये बता दूं कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी है, यानी आपको फाइनेंस कमीशन जो होगी वो हर 5 साल में बनानी ही पड़ती है, ऐसा खुद कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसको बनाते कौन है? इसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, ऐसा आर्टिकल 280 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसको हर 5 साल में एक बार बनाया जाता है। वो फिर 5 साल जो भी बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, वो 5 साल काम करेगी। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले अगर ये जान ले तो सबसे पहले स्टेट फाइनेंसेस जो है ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इसको इवैल्यूएट करते हैं। यानी देखते हैं कि सेंटर को कितने पैसे आ रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट को कितने पैसे आ रहे हैं। उसके बाद ये रिकमेंड करते हैं शेयरिंग ऑफ टैक्सेस, यानी जो भी पैसा आया है उसमें सेंटर कितना रखेगा और स्टेट गवर्नमेंट कितना रखेगा, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है ये रिकमेंड करता है कि टैक्सेस को किस तरह से शेयर करना चाहिए। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट्स में अलग अलग फिर किया जाता है। ये प्रिंसिपल है
है कि यहाँ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसके अलावा फाइनेंस जो है स्टेट्स के वो और अच्छे होने चाहिए और रिसोर्सेस मिलने चाहिए, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के थ्रू भी ये चीज़ें बढ़नी चाहिए, ये सब का ये ख्याल रखता है। और कोई भी अदर मैटर जो उसको रेफर किया जाएगा फाइनेंस से रिलेटेड, उस पर वो काम करेगा। तो ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस कमीशन की कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब फाइनेंस कमीशन का कुछ टाइमलाइन देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले टाइमलाइन में बता दूं कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है वो 6 अप्रैल 1952 में बनाया गया था। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इसे अच्छे से याद रखेगा। और इसके जो चेयरमैन है वो श्री केसी न्योगी थे। और अभी जो हम देखेंगे 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो 17 नवंबर 2017 में बनाया गया था। तो ये 2017 में बनाया गया था। इसके जो चेयरमैन थे ये NK सिंह थे। अब मैं आपको ये बता दूं कि 15 फाइनेंस कमीशन के क्या रिकमेंडेशन रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो स्टेट है उनका सेंट्रल टैक्सेस में कितना शेयर रहेगा। तो उन्होंने ये कहा था कि जो स्टेट का शेयर रहेगा सेंट्रल टैक्सेस में वो 41% रहना चाहिए 2021 से 26 के पीरियड में। तो हम कहेंगे एक स्लाइट रिडक्शन है, पहले 42 था अब 41 किया गया है। पहले जो भी सेंटर कमाता था उसमें से 42% स्टेट्स को जाता था, अब जो भी सेंटर कमाएगा उसमें से 41% स्टेट को जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया था। 2015-2020 के मुकाबले ये 1% कम कर दिया गया है। तो 1% जो एडजस्टमेंट यहाँ पे किया गया है वो इसीलिए है कि नई यूनियन टेरिटरीज बनी है, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, तो उन्हें भी सेंटर से पैसा जाने वाला है। तो 1% जो है वो थोड़ा मैनेज करके उनको कुछ पैसा चले जाए, इसलिए ये थोड़े से एलोकेशन किए थे। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर स्टेट में था तो इसे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक स्टेट कम हो गया, अब यूनियन टेरिटरी बढ़ गई, यानी सेंटर के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। ये सब आपको देखने मिलता है। अगला है फिस्कल डेफिसिट एंड डेट लेवल। अगर जो कमीशन होती है रिकमेंड करती है सेंटर को कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4% पे रखिए GDP का बाय 25-26, यहाँ तक आपको इतना रखना है। 4% फिस्कल डेफिसिट यानी आपका जो भी पैसा है वो कम यानी बचना नहीं चाहिए, 4% कम बचना चाहिए। तो 4% जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी कमाई जो भी है, इनकम जो भी है और जो भी हमारे एक्सपेंडिचर यानी जो भी खर्चे हो रहे हैं उसमें जो डेफिसिट आ रहा है वो 4% का आना चाहिए, यानी सरप्लस नहीं आना चाहिए। पैसा जितना आ रहा है उतना खर्चा करके 4% एक्स्ट्रा भी आपको खर्चा करना चाहिए। ठीक है, फिर ये 4% तो मैनेज हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है लोन और ये सब लेके, बट इसी से तो हम ग्रो करेंगे ना। जितना आ रहा उतना ही अगर हम लगाते रहेंगे तो फिर हम ग्रो कैसे करेंगे। तो यही सब चीज़ें उन्होंने और रिकमेंड की थी। तो इट एडवाइज्ड स्पेसिफिक फिस्कल डेफिसिट लिमिट जो होती है ये भी उन्होंने बताया था। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस जो होता है इसमें अलग अलग उन्होंने डिफरेंट ईयर्स के लिए 2021 से 26 तक बताया। जैसे मैंने आपको बताया कि 2025-26 तक उन्होंने 4% तो बताई है। उसके अलावा वो ये बोल रहे हैं कि स्टेट जो फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहा है जो भी बोरोइंग्स है वो हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी स्टेट को एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी स्टेट को 4000 करोड़ मिले हैं और वो उसे यूटिलाइज नहीं कर रहा है, वो उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो अगले आने वाले सालों में उसे यूज़ कर सकता है, उसको उतने पैसे फिर कम दिए जाएंगे, तो आगे वो फिर उसका जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और उतना वो पैसा आगे यूज़ करेगा। ये भी उनके रिकमेंडेशन थे। अब सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि इसका जो वर्किंग होता है इसमें काफ़ी सारे कंसल्टेशंस लिए जाते हैं, हर लेवल पे गवर्नमेंट को पूछा जाता है, तो इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो होता है ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सेंटर और स्टेट के बीच के अच्छे रिलेशन, कोऑपरेशन के साथ चलना, तो दोनों को जब आप पूछते हो तो ये कंसल्टेशन अगर लिया जाता है तो अच्छे से काम यहाँ पे होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेके। उसके अलावा उसके जो रिकमेंडेशन होते हैं उससे हम कहेंगे क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग जो होती है वो भी इंप्रूव होती है, अच्छी स्पेंडिंग होगी, क्वालिटी स्पेंडिंग होगी और फिस्कल स्टेबिलिटी भी आएगी, यानी फाइनेंस को लेके देश में स्टेबिलिटी आएगी। तो एक बहुत ही अच्छा काम करता है हमेशा ये फाइनेंस कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये एक और करंट अफेयर रहा है जो कि था रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, जो कि पॉलिटी से हम देखेंगे। और आपको ये बता दूं इसका सोर्स जो है वो PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो था। उसके बाद जो आपको करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये एक फेस्टिवल है पक्के पागा नाम का, ये सिलेबस में जाता है आर्ट एंड कल्चर के। आर्ट एंड कल्चर से करंट अफेयर आपको देखने मिल रहा है। तो रिसेंटली 9th एडिशन के लिए प्रिपरेशन की जा रही है अरुणाचल प्रदेश के पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और उसके प्रिपरेशन शुरू हो रही है। तो फर्स्ट एवर PPHF यानी पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है ये जनवरी 16
टू 18 में चला था, 2015 में इसे शुरू किया गया था। और इसका एम यही था कि निशी हंटर जो है, निशी हंटर, वो कहीं ना कहीं कंजर्वेशनिस्ट भी बन जाए, तो कंजर्वेशन भी वो लोग करे। अब वो क्या है कि वो हंटर्स हैं बट वो कंजर्वेशन की तरफ भी जाए। कुछ टाइम होगा जिसमें इनको हंटिंग नहीं करना चाहिए और वो सब लोग एक टाइम पे हम कहेंगे कि उसको कंजर्व करेंगे, जो भी हंटिंग हो रही थी उसको। ऐसा एक फेस्टिवल यहाँ लाया गया था, पक्के पागा फेस्टिवल। तो पक्के पागा फेस्टिवल जो होता है ये एक स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया है, जो हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश का। तो ये हम कहेंगे सबसे पहले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड है, स्पेशली हॉर्नबिल्स जो होते हैं फाउंड इन पक्के पागा टाइगर रिजर्व। तो ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे आपको 4 हॉर्नबिल स्पीसीज देखने मिलते हैं। पहला है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, दूसरा है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, तीसरा है रूफस नेक्ड हॉर्नबिल और चौथा है व्रेथेड हॉर्नबिल। तो ये 4 हॉर्नबिल आपको देखने मिलते हैं। तो हम कहेंगे कि एक वीक लॉन्ग इवेंट होता है, लगभग 1 हफ्ता चलता है, और इसमें अवेयरनेस बढ़ाया जाता है कि हमें इन हॉर्नबिल जो है ये आइकॉनिक बर्ड्स है, उन्हें हमें प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये जो पीपीएचएफ है, यानी आपको पीपीएचएफ का फुल फॉर्म तो पता ही चल गया है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है, वहाँ पे इंडिजिनियस निशी ट्राइब का बहुत बड़ा रोल है। वो जो होते हैं वो हॉर्नबिल को हम कहेंगे प्रोटेक्ट करते हैं। आफ्टर हैविंग अर्लियर हंटेड देम, पहले उनकी हंटिंग करते थे और अब उन्हें वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। निशी की अगर बात करें तो निशी एक लार्जेस्ट ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश का, और हम कहेंगे कि उनका काफ़ी बड़ा कनेक्शन जो है वो रहता है, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, उनके साथ इस लोकल कम्युनिटी का बहुत बड़ा एक कनेक्शन रहता है। और फर्स्ट जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ था वो 2015 में हुआ था, और यहाँ पे इन लोगों ने, निशी जो ट्राइब है, उन्होंने कंजर्वेशन एफर्ट्स यहाँ पे अपने दिखाए थे। इस साल जो फेस्टिवल की थीम है वो है दोमुतो दोमुतो पागा हम दोमुतो। ये जो है, ये मैं बहुत अच्छे से इसे बोल नहीं पाया एक्चुअली, अरुणाचल प्रदेश के जो लोग रहेंगे वो इसे अच्छे से बोल पाएंगे, बट इसका ट्रांसलेशन अगर हम करें तो लेट और हॉर्नबिल्स रिमेन, ये निशी लैंग्वेज में एक तरह से एक कहा जाता है, ये कहावत है। तो ये बहुत अच्छी एक उनकी थीम है जो इस साल उन्होंने बताई है। और की एक्टिविटीज जो होती है उसमें क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले बर्ड वॉचिंग टूर होता है इस फेस्टिवल में। दूसरी लिटरेरी कॉम्पिटिशन होती है जो कि लिटरेचर से रिलेटेड होगी या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड होगी। अगला पैनल डिस्कशन होगा किस तरह से हम उन्हें कंजर्व करेंगे। उसके अलावा ट्राइबल म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस होते हैं, या म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे से किए जाते हैं। तो हम कहेंगे कि इस तरह से अगर हम हॉर्नबिल फेस्टिवल को लॉन्च करते रहे तो हम लाइवलीहुड जो होता है वो भी लोकल्स का काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उनकी भी उसमें कुछ कमाई हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा और कंजर्वेशन भी हो जाता है हॉर्नबिल का। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। और इस यहाँ ये जो करंट अफेयर है हॉर्नबिल फेस्टिवल वाला, वो हमने लिया है, उसका सोर्स है डाउन टू अर्थ। तो इस तरह से ये एक और करंट अफेयर हमें देखने मिला आज के करंट अफेयर्स में। अगला जो करंट अफेयर हमें देखने मिल रहा है वो है इंडियन आर्मी डे। अब सिलेबस कहाँ से आएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट या फिर डिफेंस वाले पार्ट से यहाँ पे आपको ये इंडियन आर्मी डे पे क्वेश्चन आते हुए मिल जाएंगे। रिसेंटली आर्मी डे जो होता है उसके ओकेजन पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, हिम्मत के लिए, या फिर हम कहेंगे जो आर्मी वालों का कमिटमेंट है, उन्होंने जो बलिदान दिए, सैक्रिफाइस दिए हैं आर्मी वाले जो पर्सनल से उन्होंने उनको। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मोदी जी ने ट्रिब्यूट पे किया है। तो मोदी जी जो है उन्होंने इसका करंट अफेयर का अगर बैकग्राउंड देखें तो मोदी जी ने पोस्ट किया ऑन एक्स, जिसे हम ट्विटर कहते थे, तो उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से पोस्ट किया है कि ऑन आर्मी डे वी ऑनर द एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, unwavering commitment and sacrifices of our army personnel. Their relentless dedication in protecting our nation and upholding our sovereignty is the testament to their bravery. They are pillars of strength and resilience. ये चीज़ें मोदी जी जो है उन्होंने ट्वीट की है। अगर हम आते हैं तो इंडियन आर्मी डे के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो अबाउट इंडियन आर्मी डे, इंडिया सेलिब्रेट करता है इंडियन आर्मी डे को 15 जनवरी हर साल। ऑब्जेक्टिव यही है, क्यों इसे किया जाता है, क्योंकि अचीवमेंट जो थे फर्स्ट इंडियन कमांडर जो थे इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जनरल KM करियप्पा, वो बाद में फील्ड मार्शल भी बने। तो उन्हीं के यहाँ पे हम कहेंगे कि उन्हीं के जो कंट्रीब्यूशन, उन्हीं के जो अचीवमेंट्स थे, उसी को लेके यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे सेलिब्रेशन जो होता है आर्मी डे का सेलिब्रेशन, उसमें परेड ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल। एक करियप्पा ग्राउंड है न्यू दिल्ली में, दिल्ली कैंटोनमेंट में, वहाँ पे इसे किया जाता है इस परेड को। और इंडिया सेलिब्रेट कर रही है 76th आर्मी डे
15 जनवरी 2024 को इंडिया ने सेलिब्रेट किया। थीम जो है आर्मी डे की वो रही है इन सर्विस ऑफ नेशन, हम कहेंगे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने थीम बताई थी। और मोटो क्या इंडियन आर्मी का? मोटो है सेवा परमो धर्म। इट मीन्स सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने आप से पहले आती है हमारी सेवा यानी हमारी सर्विस। और ये आपको बताता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए नेशन के कितना अच्छे से आर्मी काम कर रही है फुल डेडिकेशन के साथ। इट्स डे टू पे होमेज टू ब्रेव सोल्जर्स, है ना। तो हम यही कहेंगे कि हमें जो ब्रेव सोल्जर्स है उन्हें कहीं ना कहीं होमेज पे करना चाहिए, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। टू रिकॉग्नाइज अनवेवरिंग डेडिकेशन जो उन्होंने किया, या उनके परिवारों ने जो भी सैक्रिफाइस किए उनको भी हमने अप्रिशिएट करना चाहिए। तो फ्रॉम 1949 टू 2022 आर्मी डे परेड जो होती है ये करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली कैंटोनमेंट में की जाती है। 2023 की बात करें तो सदर्न कमांड जो होता है वो इंचार्ज जो परेड थी ऑफ द परेड इन बेंगलुरु में लिया गया था 2023 में। 2024 में आर्मी परेड जो होती है हम कहेंगे सेलिब्रेशन जो होगा इसका वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगा। तो हम कहेंगे कि परेड होती है, उसके बाद फिर इसके जो सेलिब्रेशंस होते हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि कभी बेंगलुरु में हुआ था 2023 में, इस बार यूपी लखनऊ में होगा। तो इस तरह से ये आर्मी डे जो है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को। और ये जो हमारा करंट अफेयर रहा है इसका सोर्स था PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स रहे। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस MCQs के तरफ। तो आपने अभी जो करंट अफेयर्स पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर अभी आपको देने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक तरफ लिखे रिपोर्ट्स और दूसरी तरफ लिखे ऑर्गेनाइजेशन। तो टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट ILO बनाता है ऐसा कहा गया है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक IAEA बनाता है ऐसा कहा गया है। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बनाता है ऐसा कहा गया है। आपको ढूंढना है इसमें से कितने जो पेयर्स है वो करेक्टली मैच्ड है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपके जो भी सही आंसर है उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इस वीडियो के, और जो भी सही आंसर रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है 15th फाइनेंस कमीशन वाज कमीशनड ऑन 27th नवंबर 2017। सेकंड स्टेटमेंट है इट्स चेयरमैन वाज YV रेड्डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो है इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 के लिए। दोनों भी स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो है आर करेक्ट, बट जो स्टेटमेंट 2 है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। चौथा है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट आपको लगता है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कि इंडियन आर्मी डे से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में सोचना है। पहला स्टेटमेंट है द थीम ऑफ इंडियन आर्मी इन 2024 इज द सर्विस ऑफ द नेशन। दूसरा है द मोटो ऑफ द इंडियन आर्मी इज सत्यमेव जयते। तीसरा इन 2023 द सेलिब्रेशन टुक प्लेस इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो 1 ओनली, 1 2 एंड 3, 1 एंड 3 ओनली या 2 ओनली, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये तीन क्वेश्चंस के आंसर आपको अभी कमेंट सेक्शन में लिखना है और चेक करना है कि अगले वीडियो में जो आंसर्स आएंगे उसमें आपके कितने करेक्ट हुए। तो चलिए अब बारी है कि जो 17 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उसके आंसर जानने की। तो जो पहला क्वेश्चन था उसका सही ऑप्शन है A, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका सही ऑप्शन है B, और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका सही ऑप्शन है C। तो इस तरह से हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हो गए, पिछले आंसर्स भी हमने जान लिए और करंट अफेयर्स भी हमारे यहाँ कवर हो गए हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपके वीडियोस मिस नहीं होंगे। अगर आप मेरे और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेजेस को, श्रेयस बड़िए इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई डाउट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा ईमेल जो इंस्टाग्राम ID है वो है श्रेयस बड़िए द पीस लवर। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मेरा जो एकेडमी का पेज है श्रेयस IAS एकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, उसे भी आप फॉलो करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ
अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, कुछ नए वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।